नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से अपने चैनल में। और आज हम जो चल रहे हैं अगली वीडियो अपने शुरू करने, और ये थोड़ा हट के है क्योंकि हम लगातार अकाउंट्स की वीडियोस देख रहे थे। और आज हमारे पास जो वीडियोस आने वाली हैं, अब जो वीडियोस पढ़ेंगी वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट की भी हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट में सबको चाहिए था। और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ना हो के काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी, जिससे बस आपका एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप गो थ्रू हो जाओ और ईज़िली आप जो है 1 से 2 बार अगर एक वीडियो देख लो तो आपके टॉपिक कवर हो जाए। तो आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बिज़नेस के बारे में, बेसिकली सारे डिस्कशन करने। और हो सकता है कि इससे आप जहाँ पे भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट हो आपके एक क्वेश्चन इससे मिल जाए। तो बिज़नेस की हम जब बात करते हैं तो बेसिकली बिज़नेस की जब हम शुरुआत करने चलते हैं तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, बिज़नेस आया कहाँ से। तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे शुरुआत में जो है प्राचीन समय में लोग जो है गुफाओं में रहते थे, अपना शिकार करते थे और जो है खाना खाते थे, और शिकार के माध्यम से ही चीज़ें थी। और जब तक उस समय मतलब बेसिकली मानव जो है ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे। फिर धीरे धीरे उनको इस बात का एहसास हुआ कि ख़राब मौसम, बारिश, बाढ़ या नेचर की जो भी समस्याएं थी उसकी वजह से कई बार उनको खाना इकट्ठा करने में समस्या होती थी और उनको जो है भूख लगती थी। फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि कुछ ना कुछ टेक्निक निकालनी पड़ेगी, और धीरे 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 वो फिर पशुपालन की तरफ और बाद में जो है खेती की तरफ गए। जब खेती का काम मानव ने शुरू कर दिया तो उस समय कुछ ऐसे लोग होते थे जो खेती के काम में लगे होते, कुछ अन्य लोग जो होते थे वो बाकी अपना ट्रेड वगैरह का काम, बाकी अपना जो है हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम करते थे। जैसे कि जो है कपड़े का बनाना, कोई बर्तन बनाना, इन सब कामों में लगे रहते थे। तो फिर उसके बाद लोगों को ये लगा कि भाई जो खेती में नहीं है उनका पेट कैसे भरेगा। और जो क्राफ्ट में, हैंडीक्राफ्ट में लोग थे, वो भाई जो काम कर रहे थे उनकी भी ज़रूरत कृषि वाले लोगों को थी। तो यहाँ से हमारा बिज़नेस का जो काम था वो शुरू हुआ, जो कि हम कह सकते हैं बार्टर सिस्टम। फिर धीरे 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 चीज़ें डेवलप होने लगी, बाद में मनी आया। मनी के आने के बाद जो है व्यापार और इजी तरीके से शुरू हो गया, और आज करंट फॉर्म फिर धीरे धीरे डेवलप हो गया। अब बिज़नेस का जो वर्ड है बेसिकली हम देखेंगे, बिज़नेस मीन्स बिजीनेस, बिजीनेस यानी व्यस्तता है। व्यस्तता दो तरीके से हो सकती है, एक तो आपकी इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रक्रिया क्रियाओं में जो है व्यस्तता हो, दूसरी है आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये क्या सब, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि आप अपना जो है किसी पैसे के बदले कुछ कार्य कर रहे हो और उसमें लगे हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे आपके घर में कह दिया गया भैया सब्जी लेके आओ, तो आप घर में सब्जी लेके आ रहे हो, आप किसी आर्थिक उद्देश्य से नहीं लेके आ रहे हो कि आपका प्रॉफिट होगा इसलिए आप सब्जी लेने जा रहे हो, बल्कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। घर में लोग जो है कपड़ा धो रहे हैं, खाना बन रहा है, ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन सेम काम अगर आप जो है पैसे के लिए करने लगो, जैसे धोबी है कपड़ा धोता है, पैसा लेता है, तो क्या हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और खाना आप होटल में खाते हो या कोई टिफ़िन सर्विस है, पैसा देते हो तो मिलता है खाना, तो यानी क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी एक्टिविटीज़ दो तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाएगा, पैसे के उद्देश्य की वजह से जो काम किया जाए वो इकोनॉमिक, और जो है बिना पैसे के अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाने वाला काम जो है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। तो अब इसको हम देख लिए हैं, अब इसके आगे जो है हम सीधे बढ़ते हैं बिज़नेस की तरफ। तो देखिए, बिज़नेस एक ऐसी प्रक्रिया है। बिज़नेस क्या है, तो बिज़नेस बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं के आदान प्रदान या सेवाओं को उपलब्ध कराने, बेसिकली हम इन शॉर्ट कहें तो वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध करा के पैसे के बदले जब कोई भी आदमी, कोई मतलब संस्था प्रॉफिट कमाती है तो उसे हम लाभ कमाती है, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, आपका व्यापार या बिजनेस कहलाती है। ये एक बहुत ही नैरो डिफिनीशन है, बहुत छोटी डिफिनीशन है। अभी जब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, नेचर देखेंगे, तो उसके बाद जो हम चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे। तो बेसिकली बिज़नेस का नेचर क्या है, बिज़नेस आप हर कोई जानते हो, पढ़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सीधे से आपके गली के किराना का स्टोर देख लो, आपके शहर का जो है जहाँ से कपड़ा खरीदते हो, जहाँ से आप कुछ भी कोई चीज़ आपके घर में जो आ रही है, आपके आंखों के सामने जो दिख रही होगी, ये मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं, ये लैपटॉप जिसमें आप देख रहे होंगे, इसको भी आपने परचेज़ किया है। कहाँ से परचेज़ किया है, किसी दुकान से परचेज़ किया है ना। दुकान का काम क्या है, इसके बदले पैसा लेना। तो यही जो है बिज़नेस का कॉन्सेप्ट होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से जो है लाभ कमाना ही बिज़नेस का काम है। अगर ऐसी जो भी संस्था कर रही हैं उन्हें हम बिज़नेस की कैटेगरी में, व्यापार की कैटेगरी में लाते हैं। अब ये है कि नेचर क्या क्या है, यानी विशेषताएं भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, स्कोप कह सकते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर स्कोप तो थोड़ा और वाइडर टर्म है, अलग टर्म है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक मेन आप पहचानोगे कैसे कि बिज़नेस क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स जिसको हम बोलते हैं ना, तो उस तरीके की चीज़ें। तो पहला चीज़ है प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ गुड्स। यानी सबसे पहली चीज़ क्या है कि वस्तुओं या सेवाओं में हमारा जो है या तो उत्पादन होगा या तो उनका आदान प्रदान होगा, ये काम होगा।
तो इसका मतलब ये क्या है कि कोई कोर ऐसा प्रोडक्ट होगा, कोई कोर प्रोडक्ट होगा जिसके माध्यम से जो है कस्टमर्स की जो है नीड को जो है सेटिस्फाई किया जा रहा होगा। तो ये सबसे पहला जो है नेचर हो गया। दूसरा है प्रॉफिट मोटिव। तो देखो बिना प्रॉफिट मोटिव की चीज़ों को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। प्रॉफिट मोटिव क्यों है? क्योंकि आप लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हो, समाज सेवा किसी अन्य वजह से आप काम नहीं कर रहे हो। और जो भी काम आप कर रहे हो आप इस वजह से हो कि आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ लाभ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तीसरा पॉइंट है रिस्क और अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। तो देखो बिजनेस में कोई भी फ्यूचर की सर्टेनिटी नहीं होती है, कभी भी लॉस हो सकता है, कभी भी बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर हमेशा रहता है। आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, कई लोगों का बिजनेस बंद भी हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक अनसर्टेनिटी का पार्ट है ये हमेशा जो है वहाँ पे अवेलेबल होता है। चौथा पॉइंट्स है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसको हमने कवर पर कर ही लिया है। तो हमने बताया कि जो प्रोडक्ट होगा वो या तो गुड्स होगा या तो कोई सर्विस होगी, तो इसी में जो है बिजनेस क्या करता है, डील करता है। पांचवा पॉइंट है रेगुलर डीलिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि भैया मान के चलो आपने OLX पे अपनी साइकिल को लिस्ट किया और बेच दिया, तो ऊपर के सारे पॉइंट्स आपके चारों पॉइंट आ जाएंगे, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है क्योंकि आपने एक बार ही ये काम किया है। रेगुलरिटी इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे जो ये सारे काम को कर रहा है ये तभी बिजनेस का जो है कैटेगरी में कहलाएगा। जैसे एक कपड़े की दुकान है तो डेली कपड़े की दुकान कपड़ा बेचने के लिए खुलती है। होटल है वो डेली जो है खाना बनाने के लिए खुलता है। ऐसा नहीं कि एक दिन खिलाया फिर बंद कर दिया। तो बाकी सारी चीज़ होंगी लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। तो बिज़नेस के लिए रेगुलरिटी होना ज़रूरी है कि जो निरंतर जो है चलती रहें, सर्विसेज या गुड्स को जो है प्रोवाइड कराती रहें। और एक अलग से पॉइंट है जो इसमें नहीं है, उसको मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि वो है लीगलिटी का। लीगलिटी का मतलब ये होगा कि जो भी बिज़नेस होगा वो लीगल एक्टिविटीज़ को लिया जाएगा। अब मान के चलिए कि कोई अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से अगर शराब की सप्लाई कर रहा है, जैसे बिहार में शराब बैन है, तो सारी चीज़ें होंगी लेकिन वो हाँ लीगल नहीं है। जब लीगल नहीं है तो बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। बिज़नेस हमेशा क्या है, लीगल चीज़ों को ही जो है कंसीडर किया जाता है। अब हम बात करते हैं तो स्कोप की। स्कोप क्या है? स्कोप हमने कहा था ना वाइडर टर्म है। तो स्कोप बेसिकली जो है थोड़ा वाइडर टर्म है और ये कई सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। और स्कोप हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बिज़नेस के जो अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, बेसिकली कैटेगरी वर्ड सही रहेगा, किस किस भागों में जो है बिज़नेस को बांटा गया है कि ये फला बिज़नेस इस तरीके का होता है, बिज़नेस इस तरीके का है, बिज़नेस इस तरीके का है। और एक चीज़ ध्यान दे के चलिए, कैटेगरी और फॉर्म अलग अलग है, ठीक है। तो ये हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, स्कोप की बात कर रहे हैं। और स्कोप में बहुत आसान शब्दों में आप समझिए इंडस्ट्री और ट्रेड और कॉमर्स, ये सारी चीज़ें आएंगी हमारी। अब भाई साहब इंडस्ट्री क्या है और ये ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, तो इसको अब हम डिटेल में समझते हैं। तो इंडस्ट्री का मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्री वर्ड जो है ऐसी एक्टिविटी से है जहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन या फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा प्लेस मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन प्रोडक्ट है, जो यूटिलिटी जिससे मिलनी है, वो प्रोडक्ट का जहाँ उत्पादन हो रहा है, जहाँ से वो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मोबाइल जहाँ बन रही है, मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। आपका जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई। यानी जो कोर प्रोडक्ट है जिसके थ्रू जो है कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, जहाँ पे वो उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पे बन रहा है, उस प्लेस को हम जो है इंडस्ट्री कहते हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की कुछ कैटेगरीज हैं, उसको जैसे हम बात करते हैं, पहला एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का मतलब हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसको हम धरती के सरफेस से या उसके नीचे से हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जैसे हम बात करते हैं कि कोयले की खदानें होती हैं, तेल के कुएं होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, धरती के नीचे से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको निकालते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री है। जैसे फिशिंग हो गई। अब फिशिंग आप देखोगे क्या है, फिशिंग आप देखो जो मछली लोग पकड़ते हैं, नदी है, नदी में से उसको जाल डाल के निकालते हैं, समुद्र है वहाँ से निकालते हैं, यानी ये क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज हो गए। एग्रीकल्चर हो गया, धरती में से चीज़ें निकलती हैं और फिर उसको जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है जेनेटिक। जेनेटिक बेसिकली ऐसी हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे एनिमल को और बाकी जो है फार्म्स की रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनका पर्टिकुलरली हम बिज़नेस के मोटिव से जो है उनको बढ़ावा देते हैं और उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है बिज़नेस करते हैं। अब जैसे आप एक चीज़ देखिए कि लोग पशुपालन करते हैं। पशुपालन में क्या है, पशुपालन में बेसिकली लोग गाय भैंस पालते हैं, फिर उनको जो है अपना उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू अपना बिज़नेस करते हैं और फिर जो है ब्रीडिंग वगैरह करा के उन चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बिज़नेस है। तो ये जेनेटिक इंडस्ट्रीज आता है। जीन वर्ड आप समझ रहे हो, जीन ट्रांसफ़र या जीन के थ्रू जो चीज़ें होती हैं। फिर से अगेन
ये जो है एक तरीके की आपकी शॉर्ट वीडियोस हैं, डिटेल वीडियोस नहीं हैं, तो इसलिए इतना छोटे में संक्षिप्त में बताया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज जो हैं ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जैसे कि बिल्डिंग बन रही हो, रोड बन रही हो, ब्रिज बन रहा हो, इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे रेलवे का ट्रैक बन रहा हो, ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है, इनको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम कहते हैं कि जहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि आपके जूते बन गए, कपड़े बन गए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बन गया, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और एक अंतर है कंस्ट्रक्शन में और मैन्युफैक्चर में। कंस्ट्रक्शन ज़्यादातर हम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म में जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादातर हम कंस्ट्रक्शन का लेवल देते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग बाकी जो गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि मैन्युफैक्चर हो रही है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कहीं पे बिल्डिंग बनी तो वो कहाँ आएगी? कंस्ट्रक्शन में आएगी। लेकिन अगर कहीं पे हमने बता दिया कि हमारा जो है चप्पल बना, जूता बना, ये कहाँ पे आ जाएगा? तो जूता, चप्पल, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। फिर इसके अलावा है पांचवा पॉइंट हमारे पास है सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हमारे पास जो है, इसमें बेसिकली जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती हैं? जैसे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको सर्विस मिल रही है, लॉयर के पास जा रहे हो, सर्विस मिल रही है, ये आप जो है एक सर्विस ले रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो कहीं, ये क्या है? सर्विस है। तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आएगी, जहाँ पर आपको जो है सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं कॉमर्स और ट्रेड की। तो देखिए, कॉमर्स एक वाइडर टर्म है, ट्रेड उसके अंदर आने वाला चीज़ है। अब आप एक चीज़ समझो, दो चीज़। पहली चीज़ है तो गुड्स प्रोड्यूस हो गया, फर्स्ट पार्ट में हमारा गुड्स प्रोड्यूस हो गया, यानी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होना कि वो सामान को उठा के हमको लेके पहुंचाना है, जो लास्ट कंज्यूमर है, जिसको कंज्यूम करना है, जो सामान का उपभोग करने वाला उस तक पहुंचाना है। तो एक तो हमने सामान को बना दिया, हमारा काम खत्म हो गया। दूसरा काम है हमको सामान को वहाँ से पहुँचा के जिसको कंजम्पशन करना है उसके पास तक पहुँचाना। तो ये जो पूरा प्रोसेस होगा, ये जो पूरा काम होगा, ठीक है, इस पूरे काम को हम बहुत अच्छे ढंग से करें जिससे कि हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाए। तो ये कैसे हो पाएगा? ये कॉमर्स के अंदर आएगी। जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ से सामान को पैक करने में, गाड़ी में लादने में, प्रचार करने में, और फिर जो है वो सामान को वेरियस सोर्सेज के माध्यम से जो है दुकान तक पहुँचाने में, दुकान से फिर जो है कंज्यूमर तक पहुँचाने में, जितनी भी प्रक्रियाएंगी, इंश्योरेंस, बैंकिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टीजमेंट, ये सब कुछ क्या है? कॉमर्स है। यानी हमने बड़े आसान सरल शब्दों में समझना है, डिटेल में नहीं जाना है कि पहले पार्ट में गुड्स प्रोड्यूस होता है, पहले तो कोई सामान बनेगा। दूसरा काम है सामान बन गया है ना, तो अब इसको जो है जहाँ उपभोग होना है वहाँ तक पहुँचा दो। तो एक काम जब हो गया कि आपका सामान बन गया है, तो वो हो गया आपका इंडस्ट्री। सेकेंड पार्ट क्या है? उसको उपभोग के लिए उपभोक्ता तक पहुँचाना, यानी कंज्यूमर तक पहुँचाना। तो सेकेंड पार्ट हमारा आ जाएगा कॉमर्स में। और इसी कॉमर्स का एक पार्ट है ट्रेड। ठीक, तो अब कॉमर्स का पार्ट हमने समझ लिया। कॉमर्स क्या है कि सारी एक्टिविटीज़ जो भी हैं। अब हमारे पास ट्रेड क्या है? ट्रेड सिंपल, बड़े सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ट्रेड का जो हमारा मतलब है, ट्रेड का मतलब है वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे दुकान है, दुकान पे क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, सामान खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो ये जो ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली कॉमर्स के अंदर ही आएगा कि वस्तुओं को खरीदना और बेचना। अब इसमें जो है दो तरीके के ट्रेड हैं। पहला है, दो क्या अलग अलग कैटेगरीज में है, अगर आप इसको देखेंगे लेवल के हिसाब से, तो एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है। होलसेल का मतलब जो है जो बड़े स्तर पे सामानों को मंगा लिया, फिर छोटे छोटे रिटेलर्स के पास, जैसे आपके शहर में, ज़िले में एक जगह सामान आ गया, उसके बाद जो है सारी छोटी छोटी दुकानें पे कोई सामान पहुँचे। और रिटेल है कि जो छोटे स्तर पे सामान, खुले तौर पे सामान को बेच रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, इस तरीके का काम। और दूसरा है कि हमारा जो है एक और ट्रेड हम बात करते हैं, जब हम विदेशों से ट्रेड होता है तो उसमें आता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया आप अपने यहाँ का सामान विदेशों को बेच रहे हो, इम्पोर्ट का मतलब हो गया विदेश से आप सामान अपने यहाँ मंगा रहे हो। उसके अलावा एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एड टू ट्रेड, यानी ट्रेड के सहयोगी। ट्रेड कब संभव हो पाएगा? ट्रेड तब संभव हो पाएगा जब कोई सामान पहुँचाने वाला होगा, यानी ट्रांसपोर्ट हो। इंश्योरेंस यानी रिस्क कम करने के लिए। वेयर हाउसिंग यानी सामान कहीं रखा जाए। बैंकिंग हो जिससे कि फंड ट्रांसफ़र हो पाए। और एडवर्टीजमेंट जिससे कि लोग जो है इसके बारे में अच्छे से जान पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है कवर की हैं। और अगर आप इतने पॉइंट्स को सिर्फ पॉइंट वाइज लिख लेते हो तो आपका जो है मामला पूरा सही, एग्जामिनेशन में सारे नंबर आपको मिल जाने चाहिए। और इसके बाद हम अगला जो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है वो होगा इसी में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली एक लुई एलन की मैंने पहले भी बताया था कुछ लोगों को जब हमसे मिलते हैं कहीं कहीं लोग, तो लुई एलन की जो है डेफिनेशन हमने ली थी। और लुई एलन की डेफिनेशन में हमने बताया था, पढ़ देते हैं, ज़्यादा ईजी होगा लोगों को समझने के लिए। लुई एलन साहब कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म
defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives। यानी लुई एलन जी ने क्या कहा, इसको हम लाइन से समझते चलते हैं। लुई एलन जी ने कहा है ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। और क्या कौन सी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है आइडेंटिफाइंग की, यानी चिन्हित करने की, और ग्रुपिंग करने की, यानी चीज़ों को जो है संगठन में ग्रुप में करने का, जो भी काम जो है परफॉर्म किए जाने हैं। यानी इसमें हम आइडेंटिफाई करके ग्रुप में बांट देते हैं अलग अलग कामों को, जो काम किए जाने हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि एक आदमी के पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कितनी उसके जो है जवाबदेही होगी, कितनी उसके पास जो है अधिकार होंगे, और कौन कौन से काम उसको जो है करने हैं। ठीक। और उसके बाद हम रिलेशनशिप जो है आपस में, सारे जो ग्रुप्स होंगे अलग अलग, उनको आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे, जिससे कि जो मेन संस्था का उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि हमको मान को चलो कि कोई बिस्किट बेचना है, बिस्किट बेचना है, तो ये हमारा जो है उद्देश्य है कि हम जो है बिस्किट बेच के नंबर 1 बन जाए। तो अब इसमें हम सबसे पहले जो है बिस्किट बनाने में हम अलग अलग कामों को आइडेंटिफाई करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, आइडेंटिफाई करके ग्रुप करना। तो एक काम हम पता कर लेंगे कि रॉ मटेरियल का काम हो गया, दूसरा काम हमने बता दिया मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, तीसरा काम हमने बता दिया कि सैलरी वगैरह का काम हो गया, चौथा काम हो गया पैकिंग वगैरह का काम, पांचवा काम हो गया ट्रांसपोर्ट का काम। ये 5 काम हमने बांट लिए। यानी पहला प्रोसेस क्या हो गया, हमारा ग्रुपिंग का हो गया। अब उसके बाद हम ये जो 5 डिपार्टमेंट होंगे, इस 5 डिपार्टमेंट में लोगों को रिक्रूट करेंगे। उसके बाद प्रत्येक आदमी को, जैसे जो मेन हेड मैनेजर होगा, उसको हम बता देंगे कि तुम्हारे पास इतना जो है तुम्हारी जवाबदेही है, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र हैं, और तुमको ये काम करना है। जब उसको पता चल गया, उसके अंडर में जितने लोग हैं सबका अपना अपना जो है काम हो गया। अच्छा, अब हमारा लास्ट काम क्या है कि सारे 5 ग्रुपों को आपस में जोड़ना। क्यों? क्योंकि जैसे अगर रॉ मटेरियल आ गया, अगले ग्रुप से अगर संबंध नहीं है, तो रॉ मटेरियल आने के बाद वो सामान वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा। रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है प्रोडक्शन वाले जो डिपार्टमेंट है, उसमें सामान कैसे जाएगा, जब दोनों लोग का आपस में टाई अप होगा, दोनों लोग आपस में जो है बातचीत कर रहे होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी तरीके से है। बेसिकली एक जो संगठन चलता है, उस संगठन को कैसे चलाया जाता है, यही हम जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बोलते हैं। यही इसकी जो है डेफिनेशन है। तो एक सिंपल से लुई एलन जी की डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन शॉर्ट अगर हम कहें तो एक एंटरप्रेन्योर यानी जो भी बिजनेस को शुरू कर रहा है, वो वेरियस जो सोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, 3 चीज़ हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और कैपिटल के माध्यम से बाद में आप मशीनरी वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है आप एक्वायर करते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, यही क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाउ टू यूटिलाइज लैंड, लेबर, कैपिटल इज वी कैन से दैट दिस इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इतना पॉइंट हमारे पास जो है हो गया है। और उसके अलावा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इसमें देखो जो है पहली बात तो गुड्स और सर्विसेज का कुछ ना कुछ जो है हम प्रोडक्शन करेंगे, और साथ ही साथ लोगों को जब एम्प्लॉय करेंगे तो वहाँ पे जो है उनको भी पैसे देने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट हो रही है, और जो प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हो उसकी भी यूटिलिटी है। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। सेकंड पार्ट है बाइंग एंड सेलिंग। तो इसमें बाइंग एंड सेलिंग भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हमने बताया रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल परचेज एक क्या है, बाइंग प्रोसेस है। उसके अलावा फिर आपका जो है हमने बताया था कि बाकी डिपार्टमेंट्स होंगे जो प्रोडक्ट आपके बाद में पहुंचाएंगे, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स क्या हैं, आपके सामानों को बेच रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई। फिर तीसरा ही एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने पहले भी बताया था कि चीज़ें एक बार नहीं है, बिजनेस हमेशा चलता रहता है। हमने पढ़ा था ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी में। तो उस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाएगा। फिर प्रॉफिट मोटिव इसलिए है क्योंकि भैया अल्टीमेटली सारा जो उद्देश्य है बिजनेस का वो प्रॉफिट कमाना ही होता है, तो इसका भी कोई अलग से उद्देश्य नहीं है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ अभी इसी वीडियो में हमने पहले भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों? क्योंकि भाई आप ये सोच के चल रहे हो कि कस्टमर की जो नीड है हमको उसको फिल करना है, तो कस्टमर की नीड फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट बनाए हो, तो अल्टीमेटली कस्टमर को सेटिस्फाई ही करना है ना। ऐसा तो है नहीं कस्टमर को चाहिए मीठा बिस्किट और आप उसको दे दो नमकीन बिस्किट। आप मीठा बनाओगे, हो सकता है आपका बिस्किट उसको जो है पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन आपकी तरफ से जो उद्देश्य होगा वो यही होगा कि आप मीठा बिस्किट बनाओ और उसको जो है पसंद आए। उसके बाद सोशल एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आप समाज की जो ज़रूरतें हैं उस समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, प्लस आप समाज के लोगों को भी अपने यहाँ रिक्रूट करके नौकरी दे रहे हो। आप पूरा एक जो है इकोसिस्टम शुरू कर रहे हो, कई लोग रोज़गार पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हो, तो ये सोशल एक्टिविटी आपकी है। प्लस आप टैक्स वगैरह भी दे रहे हो।
कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो यानी बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सामाजिक तौर पे लोग काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। फिर इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल आता है। गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं क्योंकि आपको कई सारे जो है नियम कानून फॉलो करने पड़ते हैं सरकार के, जो भी जिस तरीके के भी आप काम में हो, कि सरकार की गाइडलाइन है, जैसे टैक्स है तो उसका फॉलो करना है, फैक्ट्रीज एक्ट है वो फॉलो करना है, किसने कर्मचारी हैं उनका क्या कैसे बेनिफिट है वो फॉलो करना है, प्रोडक्शन जो कर रहा है किस क्वालिटी की, सारी चीज़ें हमको फॉलो करना है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब संगठित तरीके से एक ढांचे के थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू जब आप काम करते हो तो आपका जो पूरा सिस्टम होता है वो इस पे फोकस करता है कि आप मैक्सिमम जूस निकाल पाओ, यानी चीज़ों से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाओ और जो आप बेनिफिट है वो मैक्सिमम आप उठा पाओ किसी चीज़ का। तो ये इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ये जो हमारे पास जो है एडवांटेजेस या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और उसके बाद हम देखें कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो देखो, ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें वही हैं जो भी हमने इसके जो है हमने पढ़ा करेक्टरिस्टिक्स। तो अब जैसे पहला इसमें कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी आर्थिक उद्देश्य होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे पहला है कि हमारा प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करना है भाई, सबसे सीधी कोर चीज़ है। प्रॉफिट ही आप सोच के कोई बिजनेस शुरू करते हो, आपको सबसे पहले प्रॉफिट ही दिखता है। प्रॉफिट ही हर चीज़ के लिए मोटिवेट करता है। कोई फ़ायदा है, आप ये पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि कल को कहीं ना कहीं आप जो है ये पढ़ाई करोगे, फिर उसके बाद आप जॉब के लिए एलिजिबल होगे तो आप आगे जो है नौकरी पाओगे। ठीक, तो इसका मतलब अब कोई इसलिए नहीं पढ़ रहा है। अपवाद को हम छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं हम शौक में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हम बेसिकली कल को कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा पाएंगे, इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से बिजनेस भी होता है कि प्रॉफिट उसका जो है मेन मोटिव होता है। उसके अलावा सामाजिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं? तो हमने बताया कि पहला तो आप अच्छे क्वालिटी के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जिससे कि समाज में लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप अच्छा जब सामान प्रोवाइड कर रहे हो तो लोग संतुष्ट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामान अगर ख़राब प्रोवाइड कर दिया और उनको कोई लॉस पहुंचा दे। ठीक है, आपने रद्दी क्वालिटी का कुकर बेच दिया, दग गया, किसी की जान चली गई। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेकिन आप अगर आपने अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया है तो यानी आप लोगों को एक आप कह सकते हो कि आप अपना जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहे हो, सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा जो है आप अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करो। अच्छी ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये हो गया कि सही रेट पे चीज़ों को बेचो। सही क्वालिटी की चीज़ें तो थी ही, सही रेट पे आप बेचो, उसकी ब्लैक मार्केटिंग ना करो, उसको होल्ड ना करो, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आप समाज की भलाई के लिए करो। जैसे टाटा ग्रुप को देखो, इतनी सारी जो है आपकी स्कीम्स चलाते रहते हैं। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। तो आप इसमें जो है मानव का जो है देखोगे कि मानव के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो पूरे हो जाएं। जैसे कि पहला है कि इकोनॉमिक वेलबींग्स ऑफ द एम्प्लॉइज़। तो आर्थिक तौर पे एम्प्लॉयज़ को इतना पैसा दो कि वो संतुष्ट रहें, जिससे कि उनकी भी ज़रूरतें जो हैं पूरी हो पाएँ। फिर उनको जो है ऐसा वातावरण आप पहुँचाओ दो, जैसे साइकोलॉजिकल, सोशल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। उनको जो एनवायरनमेंट दो, बाकी जो उनको जॉब सिक्योरिटी दो, ऐसी दो कि जिससे वो साइकोलॉजिकल जो है फिट रहें और उनको जो काम करने का वातावरण मिले वो इतना प्रमोटिंग हो कि वो सेटिस्फाई रहें। उसके बाद यही नहीं, लोगों को डेवलप भी करो। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे किसी के अंदर कैपेसिटी है, वो अभी लोअर लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको और डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह दिलाओ जिससे कि वो और आगे बढ़ पाए। फिर जो है हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है। तो पहली बात देखो, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो जो है हम काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोज़गार आ जाए। फिर प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस को हम समाज में जो है प्रमोट कर रहे हैं। और फिर सोशल जस्टिस कैसे कर रहे हैं? समाज में सबको जो है हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके कि भाई अगर आपके पास टैलेंट है आप आइए। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। अब सब देश की ज़रूरतों के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आप जो है काम कर रहे हो। फिर आप जो रेवेन्यू पा रहे हो उससे आप टैक्स दे रहे हो, तो आप जो है देश के लिए भी आप क्या है रेवेन्यू में आप सपोर्ट कर रहे हो। फिर आप अगर अच्छा प्रमोट कर रहे हो तो प्रोडक्शन कर रहे हो तो हो सकता है कि आप जो है चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करो, तो आप उसमें भी एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कुछ और चीज़ें जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड लिविंग आप इंक्रीज़ कर रहे हो। कैसे? अगर अच्छा चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह क्या है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हैं। जो अप्लाइंसेज हैं अच्छे क्वालिटी के हैं, अप्लाइंसेज हैं, अगर लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे क्या है बढ़ता चला जा रहा है। फिर हमने जो एक पॉइंट पढ़ा था इवैल्यूएशन ऑफ जो है बार्टर सिस्टम। तो इसमें हमने इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस में हमने पढ़ ही लिया है। बार्टर सिस्टम हमने देख लिया, गुड्स फॉर गुड्स। उसके बाद जो है हमने देखा कि विलेज इकोनॉमी शुरू हुई थी। विलेज इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? विलेज इकोनॉमी का मतलब हो गया हमारा कि लोग जो है एग्रीकल्चर में और जो है
हैंडीक्राफ्ट में थे। उसके बाद जो है अगला जो चीज़ है हमने बताया, इसी बार्टर सिस्टम और विलेज सिस्टम से चीज़ें चल रही थी। फिर मनी आई, मनी के बाद जो है जो बिज़नेस है वो प्रॉपर तरीके से शुरू हुए और ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप से चीज़ें शुरू हुई और फिर बढ़ते 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 चीज़ें काफ़ी बढ़ गई। अब इसके अलावा और चीज़ें क्या हैं, फिर अब एक तो ये हो गया प्राचीन तरीके से, फिर कुछ चीज़ें हैं मॉडर्न बिजनेस। तो मॉडर्न बिजनेस क्या हो गया, मॉडर्न बिजनेस का हमने बताया था कि जो नए तरीके के बिजनेस हैं, नए तरीके के बिजनेस जो है, नए तरीके में क्या है, जो इंटरनेट के माध्यम से आपके ये बिज़नेस हो रहे हैं, ये हमारे मॉडर्न बिजनेस हैं जो इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें, एक तो ई कॉमर्स है, एक आउटसोर्सिंग है। ई कॉमर्स बेसिकली क्या है, इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले जो भी व्यापार हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इसमें B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर चल रहा है, बिजनेस टू कस्टमर चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे B2B, बिजनेस बिजनेस को ही बेच रहा है, ठीक। बिजनेस बिजनेस को कब बेच रहा है, जैसे कुछ बड़े बिजनेस हाउसेज हैं ऑनलाइन अपने जो है आपस में वो ट्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर, जैसे OLX हो गया, क्विकर हो गया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेकंड हैंड चीज़ें अपनी बेच रहे हो। यहाँ पे कस्टमर थे, आप खुद कस्टमर हो, उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, अब आपके यूज़ के नहीं, आप उसको किसी को बेचना चाह रहे हो, तो आपने किसी अगले को भेज दिया जो यूज़ करेगा, तो C2C कस्टमर टू कस्टमर चल रहा है। ये चीज़ें होंगी। फिर एक पॉइंट है बिजनेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस आउटसोर्सिंग क्या है, बिजनेस आउटसोर्सिंग बेसिकली है कि जब आप अपने कुछ फंक्शंस को, कुछ पॉइंट्स को, कुछ प्रोडक्शंस को, कुछ किसी भी चीज़ को, ठीक है, आउटसोर्स कर रहे हो कि ये काम हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और हम किसी दूसरी इंडस्ट्री को, दूसरे लोगों को दे दें जो हमारे बदले पे हमारा ये काम कर पाएँ, तो हम उसे कहते हैं बिजनेस आउटसोर्सिंग का काम, ठीक। अब आखिरी पॉइंट जो हमारा है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब क्या हो गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन में हमारा दो चीज़ है। बिजनेस का तो हमने सारी चीज़ पढ़ ली, दूसरी तरफ पे प्रोफेशन होता है। प्रोफेशन क्या होता है, जहाँ पे लोग कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ जो है प्रोफेशनल काम करते हैं। अब देखो सबसे पहले डिफरेंसेस को हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट होगा डिफरेंस इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखो बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अनपढ़ आदमी भी बिजनेस शुरू कर सकता है। जबकि आपको जो प्रोफेशंस होते हैं, प्रोफेशंस के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टरी के लिए MBBS, लॉयर के लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा, LLB पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए आपको एक बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री, नहीं तो कॉमर्स की डिग्री, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी वो जो है रिक्वायर्ड होगी। फिर डिफरेंस इन एक्सपर्ट इन द फील्ड। तो देखो जो आपका बिजनेसमैन है ना, उसको किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल आदमी अगर बिज़नेस करना शुरू किया, अगर ठीक है चीज़ें चल रही हैं, तो उसको किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनको अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे डॉक्टर है, किसी का ऑपरेशन करना, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कल को MBBS ज्वाइन किया और उसको पकड़ के ले जाके ऑपरेशन करवा दिए। उसको अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ कई साल सीखना पड़ेगा, तब जाके करेगा। कोई लॉ, ये टैक्स भर रहा है, टैक्स भरने का काम कोई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात उठा कल को अकाउंट्स पढ़ा और सीधे जो है गया कल टैक्स भरने का काम करने लगा। नहीं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यानी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा अपनी फील्ड में। तीसरा पॉइंट है हमारा जो है रिवार्ड क्या है। तो देखो बिजनेस में आपका जो है वो होगा प्रॉफिट मिलेगा, रिवार्ड। पर प्रोफेशन में जो कुछ भी मिलेगा वो फीस मिलेगी। जैसे आप डॉक्टर को जाते हो फीस देते हो, लॉयर को फीस देते हो, CEO को आप फीस देते हो, पर बिजनेसमैन जो अर्न करता है वो प्रॉफिट कहलाता है। उसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट या एथिक्स। तो देखो बिजनेस के पास कोई भी ऐसा सच कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि ये रूल फॉलो करने, ये नहीं फॉलो करने है, ना कोई गवर्निंग बॉडी इस तरीके से होती हैं। उसके व्यक्तिगत उस पर है कि वो इथिक्स को फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है, वो लोगों को साथ जो है अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन प्रोफेशन में ऑन द अदर हैंड जो है कोड ऑफ कंडक्ट्स और इथिक्स होते हैं। जैसे आप देखोगे डॉक्टरों का उनका कोड ऑफ कंडक्ट्स होता है, लॉयर है उनका कोड ऑफ कंडक्ट लिखा है कि इस तरीके से काम करना है, CA उनका कोड ऑफ कंडक्ट है इस तरीके से काम करना है, एथिकल चीज़ें उनको फॉलो करनी है, ठीक है, गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। उसके अलावा गवर्निंग बॉडी। तो देखो बिजनेस में कोई भी गवर्निंग बॉडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशंस होते हैं उसमें जो है गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं। जैसे आपका देखो बार एसोसिएशन हो गया, ठीक है, बार एसोसिएशन लॉयर्स के लिए हो गया। उसके बाद CA के लिए अपना कॉमर्स एसोसिएशन है, इसका कुछ चार्टेड अकाउंटेंट का एसोसिएशन है, तो वो देखना पड़ेगा किस नाम से है। उसके बाद जो है मोटिव क्या है, डिफरेंस मोटिव। तो देखो बिजनेस में मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और जो प्रोफेशन में होता है उनका जो है मेन काम जो है सर्विस प्रोवाइड करना होता है, और सेकेंडरी होता है कि उनको जो है पैसा मिले। जैसे डॉक्टर का काम क्या है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीस के बेसिस पे काम करें। कई बार कई लोगों को मुफ्त में दे देते हैं, क्योंकि देख लेते हैं, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको सर्विस प्रोवाइड करानी है। और
और चीज़ें तो लगभग चीज़ें इसमें जो है कवर हो गई हैं। तो ये हमारा जो है पॉइंट इतना हमारा ख़त्म हो गया है। और एक पॉइंट और है पर्सनल अटेंशन का। तो देखो बिज़नेस में ज़्यादातर कोई पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत हमारी नहीं पड़ती है, लेकिन हमारा जो इसमें प्रोफेशंस होता है, इसमें हर एक जगह आपको जो है डिफरेंस अटेंशन की ज़रूरत होगी। जैसे डॉक्टर है तो भले ही सिर दर्द की दवा देनी हो, लेकिन एक आदमी का सिर दर्द एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, दूसरे आदमी का कैंसर की, तीसरे का माइग्रेन की वजह से, यानी उसको तीनों पे अलग अलग ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर कोई आदमी बिस्किट मांगने आया है तो उसको आप सिर्फ एक पार्ले जी पकड़ा के दे सकते हो। कोई जो है ऐसे इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो पर्सनल अटेंशन बिजनेस में होते हैं, लेकिन काफ़ी कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल्स में पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हमको ध्यान देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।